तो बेटा आज हम मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर जो न्यू बुक आई है उसके अंदर चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। तो दिस इज़ अ न्यू चैप्टर विच आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। लास्ट टाइम हमने कल इसको लिख तो लिया था सारा, आज हम इसके लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? तो बायोकेमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री मतलब होता है स्टडी। बायोकेमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ मीन्स बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इनसाइड लिविंग सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं वो केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग सिस्टम के अंदर, जिंदा चीज़ों के अंदर, जानवरों और इंसानों के अंदर रोनुमा होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस जो जानवरों में या इंसानों में रोनुमा हो रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट वी डिस्कस इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो कभी कभार इंसान की ह्यूमन बॉडी है, इंसान की बॉडी है या प्लांट्स हैं, उनके सिस्टम में, उनकी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस चल रहे होते हैं। अब उन रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। द वर्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री वॉज यूज्ड बाय, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का वर्ड यूज़ किया था एक जर्मन केमिस्ट ने। सबसे पहले एक जर्मनी के रहने वाले केमिस्ट थे जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री का वर्ड यूज़ किया था, वो थे कार्ल न्यूबर्ग। कार्ल न्यूबर्ग, इनकी फोटोग्राफी यहाँ पर मैंने लगाई है। ये कार्ल न्यूबर्ग वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट 1903 में जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री का वर्ड क्वाइन किया था, उसके बारे में बताया था। तो अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं, ये दो सब्जेक्ट का मिलाप है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसको मिलाते हैं तो बनता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम उन तमाम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, जैसे आपके जिस्म में या पौधों के अंदर जो भी रिएक्शंस चल रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और बायोकेमिस्ट्री को ब्रांच को शुरू किसने किया था, इसको स्टार्ट किसने किया था, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है? तो वो है कार्ल न्यूबर्ग। 1903 में उन्होंने इस नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को शुरू किया था। आपने क्लास 9 के अंदर इसको एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री को। आज हम इस पर पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे चैप्टर 3 में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, 9 क्लास में हमने जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, और मैट्रिक में जाकर हमने पूरी डिटेल पढ़ ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आज टेस्ट भी दिया आप लोगों ने, उस पर अच्छी खासी चीज़ें आपके जहन में होंगी बायोकेमिस्ट्री, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस तरह से अब हम बायोकेमिस्ट्री की पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, जो हमने 9 में जस्ट 2-3 लाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी बस। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री के बारे में? कोई मसला? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक था जो कल चल रहा था ओवरऑल, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एक न्यूट्रिशन है, दालों में और इस तरह से चावल में, रोटी में, आलू में, फलों में, बहुत चीज़ों में ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक कंपाउंड है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट वाइज देखे करके पॉइंट आएंगे, मैं आपको समझाता रहूँगा बोर्ड पर। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। नेचुरली अकर करता है, कुदरत में मौजूद है, मुख्तलिफ चीज़ों से हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, जो हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है, ग़िज़ा का हमारे एक अहम हिस्सा है। न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, ग़िज़ाइयत, ये न्यूट्रिशन है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत चीज़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वो कार्बोहाइड्रेट जिसको आप खाते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जैसे कि मुख्तलिफ़ तरह के राइस है, चने हैं, दाल वगैरह है, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, कुदरती तौर पर ये मिलता है, और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे फूड का है, हमारे ग़िज़ा का है। हम जो कुछ खाते हैं उन खाने के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट एज अ कंपाउंड मौजूद होता है ग़िज़ा के अंदर, आपकी खुराक के अंदर। आज पूरी क्लास में जो भी आधा घंटा 45 मिनट जितना भी टाइम मिल रहा है, हम कार्बोहाइड्रेट को ही पढ़ेंगे। तो हर एक डिटेल छोटी छोटी इसकी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है? चूँकि ये हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड से निकला है, मुख्तलिफ वर्ड से ये बना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो का मतलब हमारे पास हो गया कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब हमारे पास हो गया H2O, वाटर। इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट होते हैं। जैसे एक मशहूर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है जिसको तुम लोग कहते हो ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है, आप सबको पता है। इसमें देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए ये हमारे पास कहला रहा है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये इसकी पुरानी डेफिनेशन है। बहुत सारी और कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। तो उसको आगे हम डिटेल में बताएंगे कि न्यू डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की। अच्छा, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? CxH2OY, ये इसका जनरल फार्मूला है। जैसे कि आप देख लो कि ग्लूकोज के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, C6H2O6, इस तरह से कर रहे हैं ना, CxH2OY। अब x और y में कोई भी नंबर आ सकता है। अब इसको ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H, 6 2 12 और O 6 1 6। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चा, वो इसी फॉर्मूले पर लिखा जाता है, CxH2OY। शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है। शुगर में क्या करते हैं, x की वैल्यू में लगा देते हैं 12 और y की वैल्यू में लगा देते हैं 11। अब देखो उसको खोलते हैं, C12H, 11 2 22 और 1 11 11, बन गया चीनी का फार्मूला, C12H22O11, शुगर या सक्रोज जिसको हम कहते हैं। तो दिस इज़ द जनरल फार्मूला, वो याद कर लें। ये मैंने लिखवाया भी था कल आपको, CxH2OY। इसमें आपको दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, जनरल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, पॉइंट करके ला रहा हूँ ताकि आप हर ऐसा ऐसा करके एब्जॉर्ब करें हर एक लाइन को, हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। अभी उसकी जो मैं बता रहा हूँ ना, न्यू डेफिनेशन, जो डिटेल डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब होता है मैनी, जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे, विद एटलीस्ट 1 एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होगा, मल्टीपल उसके अंदर OH होगा, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया था CHO, आज आया भी था कि ऐसे ग्रुप का नाम लिखिए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हैं, तो एल्डिहाइड उसमें से एक है। और कीटोन भी हो सकता था COR, ये इस तरह से लिखते हैं ना भाई, CHO या COH भी लिखते थे उसको, एक ही बात है। इसको स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, C डबल बॉन्ड हो उसके साथ H, दिस इज, और अगर C डबल बॉन्ड हो के एक तरफ रेडिकल आ जाए, दिस इज कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसमें एटलीस्ट एक एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब इसकी मिसाल, अब जो चीज़ मैंने आपको लिखवाई तो नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन नहीं, कीटोन कोई फंजीसाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कीटोन जो है ना, अब ये यार नॉर्मली थिनर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश जिससे रिमूव करते हैं ना, थिनर जो होता है वो कीटोन होता है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विद एटलीस्ट 1 एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है, ये स्ट्रक्चर बुक में बना हुआ होगा, बट मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये पेपर में नहीं बनाना होगा, तो मुझे लगता है जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है, ये नहीं बनाने देंगे। बट आप इसको देख लें एक नज़र, ताकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए। लास्ट पॉइंट जो है, अब देखो ये C6H12O6 है, यहाँ ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने। एक तो फार्मूला होता है, ये रहा फार्मूला लिखा हुआ है ग्लूकोज का, और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब देखो हाइड्रोजन 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन 6 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक है, 6 हो गए। अब ये हो गया C6H12O6। अब आप देख लो इसका स्ट्रक्चर, जब आप चेक करो तो क्या इसमें आपको बहुत सारे OH ग्रुप मिल रहे हैं, क्या बहुत सारे OH ग्रुप मिल रहे हैं? तो ये क्या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हुआ, और इसमें देखो एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विद एटलीस्ट 1 एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। कीटोन क्या होता है, CO के साथ रेडिकल जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये देखो, ये दूसरा एक हमारे पास होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होता है, ये भी यही होता है, C6H12O6। ये भी वही है, C6H12O6। अब इसके अंदर क्या है कि कार्बन 6 है, 12 हाइड्रोजन और वही 6 ऑक्सीजन। फार्मूला दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग है। सेम फार्मूला, स्ट्रक्चर आइसोमर्स एक दूसरे का, आइसोमेरिज्म है, सेम फार्मूला है, स्ट्रक्चर अलग है। तो वही पूछा पढ़ा था अभी चैप्टर 3 में, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन याद की होगी।
तो अब यहां पर देखो, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसके साथ अब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अटैच है। कीटोन से हमारा देखो C डबल बॉन्ड O के साथ रेडिकल, मतलब कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, इधर पे भी कार्बन इधर पे भी कार्बन होता है, तो C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के इधर पे भी कार्बन इधर पे भी कार्बन, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या डेफिनेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की, न्यू डेफिनेशन जो जदीद दौर में डेफिनेशन किया जाता है इसका, कि कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है जिसके अंदर या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो एक कीटोन ग्रुप होगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप दिखा आपको, और कीटोन में और फ्रक्टोज में कीटोन का ग्रुप आपको दिखा। एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है, कीटोन ग्रुप ये होता है। एक होगा या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में कीटोन। क्लियर है? आपको वो स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ना मैं आपसे पूछूंगा ना पेपर वाले पूछेंगे आपको, लेकिन ये डेफिनेशन समझ में हो सकता है कि जब आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होगा, एटलीस्ट आपने देखा होगा एक बार। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन था सारे पॉइंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के वाले, ये सब लिखा हुआ है ना आपने, सिंपल। द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोज। अच्छा, वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? एल्डोज। और वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? कीटोज। अब ग्लूकोज क्या है? एल्डोज के कीटोज? एल्डोज, एल्डोज है वो। और फ्रक्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कीटोज। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोज, जिसमें कीटोन ग्रुप होगा वो कीटोज। क्लियर है? ये भी पॉइंट समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो इश्यूज? ठीक है। बाकी इसका जो PDF है वो मैं आपको भेज दूंगा आपके नंबर्स पे, जो है आपका नंबर है, ताकि आप घर पे भी रिव्यू कर सकते हैं उसको इसी तरह से सारा। अच्छा, और पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में मीठे होते हैं बच्चों, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ग्लूकोज मीठा होता है, चीनी मीठा है, सक्रोस। तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इस वजह से उनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। जैसे सैकराइड, सैकराइड एक लातीनी ज़बान से निकला है, सैकरम, सैकरम से आया है सैकराइड। सैकरम का मतलब क्या होता है? शुगर। तो लातीनी ज़बान में सैकरम कहा करते थे शुगर को, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कह सकते हैं। सैकराइड्स क्यों? चूँकि मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट मीठा होता है, कुछ बिना टेस्ट के भी होते हैं, तो टेस्टलेस भी होते हैं, नो टेस्ट वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्वीट टेस्ट वाले होते हैं, इसलिए उनको सैकराइड्स कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कह सकते हैं। आप सैकराइड्स के अंदर फिर और आएंगे, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, वो बात की अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये जैसे एक पॉइंट की सूरत में आपके बुक में लिखा हुआ है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। इसको कैपिटल D या प्लस से शो करते हैं। या फिर वो कार्बोहाइड्रेट जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं, इनको लेवोरोटेटरी कहा जाता है, जिसको कैपिटल L या माइनस से शो करते हैं। ये दो पॉइंट बड़े मुश्किल है, इसको समझना पड़ेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, दोनों समझ में नहीं आएगा, तो डिटेल में समझाना पड़ेगा। ये दो जो मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा तो वाकई में नहीं आएगा, उसको समझना है। वो कार्बोहाइड्रेट जो प्लेन पोलराइज लाइट को या लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। D से शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते हैं लाइट को, वो लेवोरोटेटरी या फिर उसको हम कैपिटल L से शो करते हैं। इसके लिए एक डायग्राम आपको दिखनी पड़ेगी, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। देखो, ये एक पॉइंट की सूरत में, चूँकि आपको मैंने बताया ना न्यू बुक जो मैट्रिक की आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरमीडिएट की डालेंगे, सेकेंड ईयर की, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो समझ लेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। जैसे ये रोशनी है, लाइट सोर्स है, बल्ब से रोशनी निकल रही है, रोशनी निकल के आगे गई। अब ये जो लाइट होती है ना, जो रोशनी, वो हर डायरेक्शन में होती है, X, Y, Z हर डायरेक्शन में होती है, उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जो हर डायरेक्शन में X, Y, Z तमाम एक्सिस में, इसको हम गुजारते हैं पोलराइज़र से। पोलराइज़र क्या होता है? क्रिस्टल होता है, वो इस तरह से स्ट्रेट खड़ा होता है, तो वो क्या करेगा? इस लाइट के तमाम कंपोनेंट्स को रोक देगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स को जाने देगा। अब आप चेक करो ज़रा, ये लाइट में X, Y, Z तमाम कंपोनेंट थी, अब देखो सिर्फ वाई कंपोनेंट रह गया, सारे ये बाकी जो कंपोनेंट्स थे वो ख़त्म हो गए। अब ये लाइट एक ही डायरेक्शन में सिर्फ है, इसको क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आगे गई। अब इस ट्यूब के अंदर हमने क्या कर दिया? कार्बोहाइड्रेट डाल दिया। मान लो इसके अंदर हमने डाल दिया ग्लूकोज, इसके अंदर हमने ग्लूकोज डाल दिया, इस ट्यूब के अंदर ग्लूकोज डाला हुआ है।
ग्लूकोज का सोल्यूशन बना के डाल दिए। अब हुआ क्या बच्चों, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली करने वाली हैं। जब ये लाइट इससे पास होगी ना तो ये क्या होगा, थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधी जा रही है ना। अब क्लॉकवाइज क्लॉक कैसे चल रही है, यूँ करके चलता है, देखो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बेंड हो रही है, बेंड हो गई लाइट ये। तो यहाँ से आप देखेंगे, ऑब्जर्वर है, आँख से जब यहाँ से देखेंगे तो आपको लाइट बेंड दिखाई देगी यहाँ से। अब इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो क्या कर रहा है, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दे रहा है। ये इसलिए ये ग्लूकोज कहलाता है, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, कैपिटल डी से। इसलिए ग्लूकोज के आगे डी लिखा होता है। कभी आप देखो हरे रंग का डब्बा होता है, ग्लैक्सोज डी लिखा होता है उसके ऊपर, अभी देखा है लिखा होता है ग्लैक्सोज डी, ग्लूकोज डी। तो डी का क्या मतलब है, ये डॉक्टर नहीं है, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसका सोल्यूशन डाल बनाएंगे ना पानी में, तो वो क्या करेगा, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा। इसी वजह से डी का फुल फॉर्म होता है, वो शॉर्ट में लिखते हैं ग्लूकोज के डब्बे के ऊपर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब दोबारा वापस आते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैपिटल डी से शो करेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्पेलिंग देख लो या पढ़ लो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी मतलब रोटेशन हो रहा है, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। तो कार्बोहाइड्रेट रोटेशन के हवाले से दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या हो गए, जो ये भी बताया आपको मैंने, जो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, उल्टा भी मूव करा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसा फ्रक्टोज, तो वो क्या है, लेवो रोटेटरी। क्लियर है बात यहाँ पे, तो मसला। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह के होते हैं। हाइड्रो देखो, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट की कुछ क्लासिफिकेशन तो कर ही ली है, दो तरह से तो पहले ही कर ली है। जैसे कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड है उसको एल्डोस बोल दिया, जिसमें कीटोन है उसको कीटोस बोल दिया, जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल दिया, जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उसको लेवो रोटेटरी बोल दिया। इतना तो कर ही लिया पहले ही। उसके बाद बुक में हेडिंग आई क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अब ये मेन क्लासिफिकेशन आ गई, समझो अभी हाइड्रोलिसिस के लिहाज से। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, पानी में घोल देना, वाटर में डिजोल्व करके अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन से टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। तो हाइड्रोलिसिस के लिहाज से, वाटर में डिजोल्व करने के लिहाज से 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक हमारा क्या होता है, मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और एक क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। तो ये तीनों को पढ़ना है, ये मेन चीज़ है, लॉन्ग क्वेश्चन है ना ये, सही है। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड को डिस्कस करते हैं। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स को हम लोग कहते हैं सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, सादा सी शुगर, सबसे आसान वाले मोनोसैकेराइड होते हैं। सिंपल शुगर, सादा शुगर है। मोनो एक ग्रीक वर्ड है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, एक। मोनोसैकेराइड मतलब वन सैकेराइड, वन हो गया ना मोनो का मतलब, मोनो मतलब एक। दे डोंट डिकम्पोज अपॉन हाइड्रोलिसिस, मतलब जब इसको पानी में डालते हैं तो ये किसी और फर्दर स्मॉलर पार्ट में ब्रेक नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। जैसे कि एक रिएक्शन ही यहाँ पर आ गया, देखो जो कल लिखाया था आपको, आ गया ना वापस। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पानी में डाला, वाटर में डाला, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा, क्योंकि पहले सिंपल है ये, इसलिए इसको मोनोसैकेराइड कहते हैं, सिंगल शुगर यूनिट पर मुश्तमिल है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, इसको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते और डिकम्पोज नहीं कर सकते आप इसको, इसलिए हम उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, सिंपल शुगर है ये, इससे सिंपल नहीं हो सकता। बाकी सब टूट सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये नहीं टूटेगा। मोनोसैकेराइड के अंदर 3 से 10 कार्बन एटम हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, कितना कार्बन एटम आपको उसके अंदर दिख रहा है, 6 कार्बन एटम। तो 3 से 10, 3 to 10 कार्बन एटम हो सकते हैं, 3 कार्बन वाला, 4 वाला, 5 वाला, 10 तक हो सकते हैं। 6 वाला तो बड़ा मशहूर है ग्लूकोज, सबको पता है। अच्छा, अगर 3 कार्बन एटम है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायोस। 4 है तो, 5 है तो, 6 हो तो एक और तरह से क्लासिफिकेशन हो गई देखा जाए तो, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिहाज से। ग्लूकोज कौन सा है इसमें से, कौन सा है, हेक्सोस है। क्यों, चूंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स है। उसका मतलब बेटा ग्लूकोज मोनोसैकेराइड भी है शुगर यूनिट्स के लिहाज से, हाइड्रोलिसिस के लिहाज से, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिहाज से हेक्सोस भी है, फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से एल्डोज है, और रोटेशन ऑफ लाइट के लिहाज से डेक्स्ट्रो रोटेटरी है।
ये सब पढ़ाया ना अभी मैंने। ग्लूकोज दोबारा सुन लो, ग्लूकोज एल्डोज है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, क्या वो लाइट को क्लॉकवाइज मूव करवाता है? तो डेक्सोरोटेटरी है। क्या वो उस हाइड्रोलिसिस करने पर और ज़्यादा ब्रेक नहीं होता? तो मोनोसैकेराइड है। क्या इसमें 6 कार्बन एटम है? तो हेक्सोस भी है। समझ रहे हो कितनी तीन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ इस ग्लूकोज की। बाकी सब की कर सकते हैं बट करना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उतना याद रखें, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? 6 कार्बन है तो फिर हेक्सोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस, 4 है तो टेट्रोस, 3 है तो ट्रायोस, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हेप्टोस, आगे भी चल सकते हैं। लेकिन आपको बस हाँ यस 10 को 3 से 10 तक ले आएंगे ना। हेक्सोस के बाद हेप्टोस, ऑक्टोस, नॉनोस, फिर उसके बाद डिकोस, यहाँ तक जा सकते हैं। मतलब सारा नहीं लिखेंगे हम भाई, थोड़ा सा बुक में भी कुछ ही लिखा हुआ है, 2-3। क्लियर है? एक और पॉइंट उठाते हैं। मिसाल, मोनोसैकेराइड की ग्लूकोज हो सकता है और फ्रक्टोज हो सकता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, यही होता है। अच्छा, फ्रक्टोज को फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से क्या? एल्डोज के कीटोस, कीटोस। और ये डेक्सोरोटेटरी है कि लेवोरोटेटरी है? नॉर्मल, लेवोरोटेटरी नॉर्मल कंडीशन पे ग्लूकोज फ्रक्टोज एल। और ये फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड के पॉलीसैकेराइड? मोनोसैकेराइड, चूंकि इसको भी घोलेंगे तो फिर कोई रिएक्शन नहीं देगा। और नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिहाज से क्या है ये भी हेक्सोस है ग्लूकोज की तरह, क्योंकि 6 ही कार्बन है। क्लियर? लास्ट पॉइंट, अब मोनोसैकेराइड को ध्यान में रखो, जैसे कि ग्लूकोज को रख लिया ध्यान में। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं? क्रिस्टल जैसा होता है ग्लूकोज, जब उसको आप पानी में डालते हैं ना, चम्मच में लेते हैं तो क्रिस्टल जैसा लगता है, चमक रहा होता है। टेस्ट में मीठा होता है ग्लूकोज, पिया होगा ग्लूकोज आपने, पानी में हल हो जाता है, सिंपल यार, हो गया तो मसला मोनोसैकेराइड क्लियर। नेक्स्ट आते हैं किसमें? ओलिगोसैकेराइड में। बिल्कुल ऑर्गेनिक, यस बिल्कुल बिल्कुल, सारे ऑर्गेनिक हैं ये। मोस्ट, वहाँ मैंने क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ लेकिन सॉल्युबल भी होते हैं, ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है? जैसे इनमें से कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल। वहाँ ऑल नहीं लिखा है कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिखा है हमने, मोस्ट ऑफ द लिखा है, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड, सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओलिगो भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मतलब यूनानी वर्ड है। ओलिगो मतलब क्या होता है? एक नहीं, फ्यू, थोड़े से, फ्यू। मोनो मतलब एक, ओलिगो मतलब फ्यू, थोड़े से। जब ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को पानी में डाला जाता है, वो 2 से 10, 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स में ब्रेक हो जाते हैं। मतलब वो ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे और मोनोसैकेराइड यूनिट्स के अंदर। मतलब ये मोनोसैकेराइड नहीं है, ये ओलिगोसैकेराइड है। ये फ्यू कुछ मोनोसैकेराइड यूनिट में ब्रेक होंगे जब उसको पानी में डाला जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझो, रिएक्शन लिख दिया मैंने, रिएक्शन सामने दिख रहा है अब आपको। ये C12H22O11, दिस इज सक्रोज, चीनी जो है, जो नॉर्मली जो चीनी है जिसको चाय में डालने वाली चीनी का फॉर्मूला है ये C12H22O11। इसको जब वाटर में ऐड करेंगे, तुम्हारा जो सवाल था ना कल, जो तुम नंबर ऑफ अब बराबर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने H2O का वहाँ ऊपर लिख दिया था, इस बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सक्रोज को जब पानी में डालोगे, चेक करो ज़रा, क्या 2 शुगर यूनिट्स में ब्रेक हो गया ये? अब 2 शुगर यूनिट्स में ब्रेक हुआ, ये सक्रोज है। आई थिंक नीचे एक पॉइंट इसमें आ जाएगा, यस। ये एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, आइसोमर्स है ना, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग होगा। तो जब सक्रोज को पानी में डाला जाता है तो वो 2 यूनिट में ब्रेक हो जा रहा है। तो ये मोनोसैकेराइड तो पॉसिबल नहीं है ना, ये मोनोसैकेराइड होता है तो कुछ नहीं बनता। ये क्या है भाई? ये ओलिगोसैकेराइड है। तो ये पानी में डालने के बाद 2 यूनिट में ब्रेक होता है, कुछ 3, 4, 5, 10 तक में ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन हमें बुक में आसान वाला लिखा भाई, याद आसान वाला करना। बोलो खिजर। यस, आप, मैंने H2O यहाँ पर लिख दिया था, आप कहीं पे भी लिख दो, सही है। मैंने H2O एरो पर लिख दिया था। यस, नहीं आप इसको यहीं पर लिख दो, कोई मसला नहीं है। क्लियर है? ओके। हाइड्रोजन ज़्यादा है? नहीं, 24 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन बराबर है। H2O कैटलिस्ट, यहाँ पे काम कर लें, अपनी कॉपी में H2O को उठा के यहीं पर लिख दें ताकि आपका जहन परेशान ना हो। H2O क्लियर कर ले, आप उसको उठा के एरो से यहाँ लें ताकि आपको मसला नहीं आए। वो
वाटर का भी ऐड हो जा रहा है ना मॉलिक्यूल इसके पास जाके, वाटर भी, तो ये 24 हो जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है, वाटर ऐड हो जा रहा है, फिर डिकम्पोज हो रहा है, सही है। अच्छा, सक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड तो है, लेकिन चूंकि पानी में डालने पर 2 यूनिट में ब्रेक हो रहा है, तो असल में क्या है ये डाइसैकेराइड है, बिकॉज इट गिव्स 2 मोनोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड भी हो सकता है, ट्राइसैकेराइड भी हो सकता है, टेट्रासैकेराइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पानी में डालने के बाद वो कितने शुगर यूनिट्स में ब्रेक हो रहा है। अब सक्रोज कितने शुगर यूनिट में ब्रेक हो रहा है? 2। इस वजह से कौन सा सैकेराइड है? अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ओलिगोसैकेराइड नहीं रहा, ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही टाइप क्या है? डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा? 2 से 10, अगर 2 हो रहा हो, 2 में टूट रहा हो तो फिर डाइस, 3 में टूट रहा हो तो फिर 4 में टूट रहा हो तो फिर टेट्रासैकेराइड। समझ गए? सारे नहीं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट बस समझा दिया मैंने आपको, क्लियर है? अच्छा, ओलिगोसैकेराइड ना किस तरह से जोड़ते हैं? अब आपको पता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलकर सक्रोज बन रहा है ना भाई। अब कौन से बॉन्ड से जुड़ रहा है? बॉन्ड का नाम याद रखें, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहते हैं, इसी को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। ये कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? जिसमें 2 मोनोसैकेराइड जुड़कर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। डायग्राम नहीं बनानी है कोई, इसकी डिटेल में नहीं जाना, बहुत मुश्किल चीज़ है, मैट्रिक क्लास में बस नाम याद रखें कि किस तरह से ये ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में जुड़कर बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड है। तो कोई पूछा तो बताना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या इसी को हम कह सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक ही बात है। तो ओलिगोसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ये आपस में इस तरह से क्या हो रहे हैं? जुड़ जा रहे हैं। अब फर्दर बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे कि वो असल में जुड़ते हैं कैसे, कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है। अभी आपको बस नाम याद रखना है कि कौन सा बॉन्ड है जो मोनोसैकेराइड्स को जोड़कर ओलिगोसैकेराइड बना रहे। क्लियर? कौन क्लियर हो गया वाला? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वाला। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन कौन से हो सकते हैं ओलिगोसैकेराइड? एक तो मैंने बता दिया सक्रोज, शक्कर, चीनी चाय में डालते हैं जिसको। माल्टोज, ये भी एक हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उनके नाम के आखिर में नॉर्मली आप देख सकते हो ओज आ रहा होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, ओज आ रहे हैं एंड में। तो ये देखो, आप ऑब्जर्व करो इस चीज़ को जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सक्रोज, माल्टोज, ये क्या लिखा? लैक्टोज। लैक्टोज को और क्या कहा जाता है? दूसरा नाम मिल्क शुगर। दूध के अंदर, मिल्क के अंदर जो मिठास होती है वो इस लैक्टोज की वजह से होती है, मिल्क शुगर कहलाता है। ये हल्की सा जो मिठास उसकी आती है वो लैक्टोज की वजह से आती है। क्लियर है बच्चों? सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। इन सबको पानी में डालेंगे, ये टूट जाएंगे डिफरेंट यूनिट्स में। हमने सिर्फ सक्रोज की एग्जाम्पल देखी है, तो मसला। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स, ये गलत कर दिया मैंने, ओलिगोसैकेराइड्स आर, अच्छा चीनी को ध्यान में रखो, चाय की चीनी ओलिगोसैकेराइड है। क्या वो क्रिस्टलाइन होती है? क्या वो मीठी टेस्ट की होती है? तो वो तो चाय में डालते हैं। क्या वो सॉल्युबल इन वाटर होती है? जबकि वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सारे पॉइंट क्लियर है? 1 2 3 4 5.6 पॉइंट्स है। कोई मसला किसी भी पॉइंट में? यस, ये दोनों मिलाने से दोबारा सक्रोज बन सकता है, जुड़ सकता है। नो रिएक्शन, बिल्कुल। ये दोनों मिलके वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, आपस में तो कर लेंगे। आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट ये वाला। अच्छा, सक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमारे पास डाइसैकेराइड भी हो सकते हैं, ट्राइसैकेराइड भी हो सकते हैं, टेट्रासैकेराइड भी हो सकते हैं। ये कैसे पता लगेगा कि वो पानी में हाइड्रोलिसिस होने के बाद कितने यूनिट्स में ब्रेक हो रहा है? अब जैसे जब सक्रोज को पानी में डाल लें तो 2 यूनिट्स बन रही है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। इसी वजह से इसको डाइसैकेराइड कहा जा रहा है, चूँकि सक्रोज को पानी में डालने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं। समझिए, तो डाइसैकेराइड। किसी में 3 आ जाएंगे तो ट्राइसैकेराइड। अब कौन से होंगे वो आप बड़ी क्लासों में जाकर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना ये सब। ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन अभी सिर्फ डाइसैकेराइड याद रखें। सक्रोज एक डाइसैकेराइड है। क्लियर है? लास्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड
आखिरी पॉइंट, ये आखिरी चीज़ें हैं, इसके बाद बस यूजेस रह जाएंगे। पोली क्या है? पोली बच्चों, पोली भी एक ग्रीक वर्ड है। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। पोली को मतलब होता है फ्यू। पोली मतलब बहुत सारे, या अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, बहुत सारे। तो दे डिकम्पोज इनटू मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। जब पॉलीसैकेराइड्स को पानी में डाला जाता है तो 10 से ज़्यादा, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, इतने मोनोसैकेराइड यूनिट में ब्रेक हो जाते हैं। वो पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी। अब जैसे देखो C6H10O5, यहाँ ब्रैकेट में N भी आना चाहिए था। C6H10O5 ये फार्मूला है स्टार्च का। स्टार्च नॉर्मली चावल में होता है, रोटी में होता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। इसके अब इसको जब तुम पानी में डाल रहे हो तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है फिर से। लेकिन ग्लूकोज से पहले मैंने क्या लिखा आप देखो, N। N का मतलब होता है लार्ज नंबर, मतलब ग्रेटर देन 10। कार्बन उसमें 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं, यूनिट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो स्टार्च जो होता है, अभी समझाता हूँ चीज़ों को। स्टार्च जो होता है, स्टार्च के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। इसलिए स्टार्च को जैसे ही पानी में डालते हो आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आपको मिल जाते हैं उसके अंदर। मोनोसैकेराइड में एक भी नहीं मिलता। ये मतलब एक वो तो मोनोसैकेराइड ही होता है, वो तो डालेंगे तो वो तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 मिलते हैं। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? मोर देन 10, बहुत सारे आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। तभी इसको पॉलीसैकेराइड कह रहे हैं, मैनी सैकेराइड्स, मैनी शुगर यूनिट्स। तो ये बहुत सारे, तभी N लगा दिया। N का मतलब लार्ज नंबर। तो ये स्टार्च है, और स्टार्च से क्या हमारे पास आ रहा है भाई? ग्लूकोज आ रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। हम स्टार्च को या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट भी क्या कह सकते हैं, क्यों? चूंकि ये पॉलीमर है। पॉलीमर बताया था मैंने आपको, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिल जाते हैं तो पॉलीमर बनता है। छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। आपने पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा 9th क्लास में, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर। तो पॉलीमर कैसे बनता है? छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से। तो बहुत सारे ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट मिल जाते हैं तो स्टार्च बनता है और एक पॉलीसैकेराइड बनता है। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि पॉलीमर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो ये पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट को पूछो कौन सा है, तो मोनोसैकेराइड नहीं है, ओलिगोसैकेराइड नहीं है, बल्कि कौन सा है? दैट इज सॉरी, वो पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड से पॉलीमर ऐसे भी याद रह सकता है, ईजी है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीमर, सिंपल। मिसाल फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज पत्तों में होता है, ये दरख्तों में होता है, सेल वॉल इसी से बना होता है, सेल वॉल जो होता है प्लांट्स का। स्टार्च देखो, सेलुलोज को तो मैंने होता पत्ते में होता है। ये कागज़ है ना, जो आपकी जो कागज़ जिस पे आप लिख रहे हो वो कागज़ है सेलुलोज। जिस कागज़ में आप लेक्चर नोट कर रहे हो ना, वो भी एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही है। पत्तों से ही बनता है ये, पत्तों से, घास फूस से ही बनता है कागज़ आपका, अगर आपको नहीं पता है तो। ऐसे ही है ना भाई। स्टार्च क्या चावल में होता है। चावल को जब पसाते हैं, भिगोते हैं चावल को, तो उसके अंदर से बाढ़ निकलता है उसका, चावल का पानी, वो होता है स्टार्च, जिससे कलफ लगाते हैं कॉटन के कपड़े में। सही है। तो वो स्टार्च, कुछ लोग उसको जो कमज़ोरी होती है ना, तो उसको पीते भी हैं। हाँ, पीते भी हैं बाढ़ को नमक डाल के। अक्सर मैंने देखा है वो, नहीं तो मतलब कपड़ा धोने के बाद नहीं, चावल पसाने के बाद पीते हैं उसको। तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन क्या होता है? एनिमल स्टार्च बोलते हैं उसको। ग्लाइकोजिन का जरा समझ लो क्या स्टोरी इसकी है। यस, ये बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि ग्लूकोज को स्टोर करता है ये ग्लाइकोजिन। ये भी एक पॉलीसैकेराइड होता है, बहुत बड़ी तादाद में ग्लूकोज इसके अंदर स्टोर होता है। और ये हमारी बॉडी में लीवर के अंदर होता है। लीवर होता है ना, जिगर, कलेजी, लीवर होता है ना बॉडी में। तो लीवर में ग्लाइकोजिन स्टोर होता है इन अ वेरी लार्ज। लीवर मतलब जिगर या कलेजी जिसको आप कहते हैं। तो लीवर के अंदर इस ग्लाइकोजिन होता है। इसका फ़ायदा क्या है बेटा ग्लाइकोजिन का, कि अगर इंसान फास्टिंग पीरियड में रोज़ा रखा हुआ है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसको खाना नहीं मिल रहा और बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, जो लीवर में ग्लाइकोजिन है ना,
वो डिकम्पोज होता है, ग्लूकोज बनता है और पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने इसको, ये लीवर का एक फंक्शन भी है, ग्लाइकोजिन देता है। तो ग्लाइकोजिन क्या है, असल में एक पॉलीसेकेराइड है, बड़ी तादाद में ग्लूकोज यूनिट्स मिले होते हैं ग्लाइकोजिन में, स्टार्च में और सेलुलोज में। क्लियर है? अच्छा, अब जरा याद रखो पॉलीसेकेराइड्स क्या है। ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, ये अमरफस होते हैं। आटा भी एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च होता है। आटा क्रिस्टल तो नहीं होता ना, पाउडर जैसा होता है, अमरफस होता है। टेस्ट टेस्टलेस, आटे का कोई टेस्ट नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, एक चुटकी उठा के टेस्ट आ जाए, टेस्ट, वरना आटे का कुछ नहीं है। एंड पानी में हो जाता है आटा, क्या डिजोल्व कर लोगे वाटर में? कभी डिजोल्व नहीं होता वो डिजोल्व थोड़ी ना होगा, वो तो पूरा आटा वो उसका लोई बन जाएगा, गुंज जाएगा। डिजोल्व नहीं हो रहा पानी में, वो चीनी की तरह इनसॉल्युबल हो रहा है। तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं बच्चों? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और अमरफस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? जो पॉइंट्स हैं एट द एंड मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा पॉइंट्स को, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, मसला नहीं। आगे बढ़ा दें। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, दैट इज यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज द लास्ट स्लाइड। पहला क्या इस्तेमाल है कार्बोहाइड्रेट का? एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी बात है, हमें एनर्जी मिलती है ना भाई, किसी की एनर्जी कम हो जाती है, ग्लूकोज की ट्रिप चढ़ा देते हैं उसको ताकि एनर्जी थोड़ी सी आ जाए। दे सस्टेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर पूरा होता है वो ग्लूकोज, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है और सेल वॉल के थ्रू क्या होता है, पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर बनता है, लीव्स वगैरह का। तो दे सस्टेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के स्ट्रक्चर का फॉर्म करने में भी कार्बोहाइड्रेट्स मदद देते हैं, ये तो अभी बताया आपको। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। जिगर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। सक्रोज, चीनी, फूड एडिटिव, खाने में डालते हैं, हलवे में टेस्ट देने के लिए ना चीनी को डाला जाता है, हलवे में डालते हैं और उसके अलावा फिर उसको जर्दे में डाल लेते हैं, या फिर उसको फिर हम चाय में डाल देते हैं, शरबत में डाल देते हैं, बहुत चीज़ों में डलता है ये चीनी एज अ फूड एडिटिव, जायके इजाफा करने के लिए। सेलुलोज एक फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर होता है इसके अंदर, विच हेल्प्स इन डाइजेशन। आपको पता है कि फाइब्रस जो खाने होते हैं, जैसे साग हो गया, पालक हो गई, इस तरह से धनिया पत्ती हो गई, इसमें फाइबर्स होते हैं, ये फाइब्रस होता है, रेशे होते हैं। और फाइबरस फूड क्यों खाना चाहिए? डाइजेशन में मदद करता है। पैरास्टिटल मूवमेंट होती है ना एक इंटेस्टाइन के अंदर, आपने पढ़ा होगा, जिससे वो क्या होता है कि खाना आगे बढ़ रहा होता है इंटेस्टाइन से आगे की तरफ। तो वो क्या होता है, वो उस वक्त होता है जब आप फाइब्रस फ्रूट्स या फाइब्रस को खाना खाते हैं, जैसे साग हो गया, पत्तों वाले जैसे ग़िज़ा होते हैं ना, जैसे साग है या फिर पालक है, धनिया पत्ती है, पुदीना है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हाजमे में मदद देती हैं, डाइजेशन में मदद देती हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चूँकि सेलुलोज होता है इनके अंदर। तो सेलुलोज एक फाइबरस कार्बोहाइड्रेट है जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है, खाना हजम करने में मदद मिलती है। सेलुलोज यूज्ड टू मेक पेपर, कागज़ बनाते हैं, एंड क्लोथ, कपड़े भी बनाए जाते हैं। कॉटन जो होता है ना, कॉटन वो सेलुलोज ही होता है, कॉटन का कपड़ा जिससे बनता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जिससे कॉटन का कपड़ा। यस, कॉटन का आपने नहीं देखा तो और क्या, कॉटन का पूरा कपास नहीं बोलते हैं उसको, फसल होती है ना उसकी पूरी, तो वही नहीं, नायलॉन नहीं, नायलॉन तो अलग चीज़ है, ये नहीं बना। स्टार्च कौन सा, दिस पॉइंट, ओके। सेलुलोज, सेलुलोज जो पत्ते में होता है, लीव्स में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। इसको यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए, कागज़ बनता है इससे। और दूसरा क्लोथ्स, कपड़े भी बनते हैं, चूँकि सेलुलोज आपको पता है कि ये कपास में भी होता है, कॉटन में भी होता है। अब कॉटन से क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े बनाते हैं, कुर्ते वगैरह जो कॉटन के होते हैं, शर्ट्स होते हैं कॉटन के, बहुत सारे कपड़े होते हैं कॉटन के जो बन रहे होते हैं। तो वो सारे का सर सेलुलोज, तो ये बस फ़ायदा ही है ना कार्बोहाइड्रेट का। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, हमने पढ़ा है। फाइनली स्टार्च, स्टार्च बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे चावल में होता है स्टार्च, आलू में होता है स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च को इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस से इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा था 9th क्लास में, अल्डासी वॉज द फर्स्ट टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। क्या अल्डासी जो मुसलमान साइंसदान थे, उन्होंने
स्टार्च की फर्मेंटेशन करके पहली बार अल्कोहल को बनाया था। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल शराब को ही कहा जाता है, तो उसको बनाने के लिए भी स्टार्च को इस्तेमाल किया जा सकता है। चावल या फिर आलू के अंदर जो स्टार्च है, या बाकी और ग़िज़ाओं के अंदर वीट से, बारले से, बहुत चीज़ों से हम बना सकते हैं। तो एक तरह से शराब भी इससे बनाया जा सकता है, अल्कोहल इससे बनाया जा सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यूजेजेस हैं। बात समझ में आ गई? अब इसको मैं ओवरऑल रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स को। ठीक है, वापस आ रहे हैं लेक्चर में, ये फ़ायदा होता है दोबारा वापस आ गए। ठीक है, अच्छा, चैप्टर 4 है बायोकेमिस्ट्री। रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में, 2 मिनट में जो चीज़ें पढ़ाई हैं। बायोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से निकला, बायो और केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसके बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। 1903 में कार्ल न्यूबर्ग उसने बताया था, सबसे पहले, जर्मनी के रहने वाले केमिस्ट थे, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत इन्होंने की थी। कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में, जर्मन थे ये, समझ गए? कार्ल न्यूबर्ग, ये नाम याद रखना, कार्ल न्यूबर्ग। फिर कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक आया था। नेचुरली अकर करते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला CHH2O में होता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं, जिनमें एटलीस्ट एक एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। जिन कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड होता है उसको एल्डोज कहते हैं, जिसमें कीटोन होता है उसको कीटोज कहते हैं। ग्लूकोज एक एल्डोज है और फ्रक्टोज एक कीटोज है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मीठे टेस्ट के होते हैं, इसलिए उनको सैकराइड कहा जाता है। सैकराइड सैकरम से निकला है, लैटिन वर्ड है, मतलब शुगर। वो कार्बोहाइड्रेट जो लाइट को क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी से शो करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं वो लेवो रोटेटरी। ये तो मैंने बता दिया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट, मोनो मतलब सिंगल होता है, 1 होता है, इन्हीं को सिंपल शुगर कहा जाता है। ये हाइड्रोलाइज करने पर डिकम्पोज नहीं होता है। जैसे कि ग्लूकोज है, पानी में डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तभी ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड में 3 से लेकर 10 तक कार्बन आइटम हो सकते हैं। 3 है तो ट्राइओज, 6 है तो हेक्सोज। ग्लूकोज एक हेक्सोज है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये दोनों क्या है भाई? ये मोनोसैकराइड है। चूँकि दोनों को पानी में डालेंगे तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। जितने भी मोनोसैकराइड होते हैं स्वीट टेस्ट के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और पानी में हल हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ओलिगोसैकराइड। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, थोड़े से। इसमें इसको पानी में डालेंगे तो 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट में ब्रेक होगा। आप देखो, जैसे सक्रोज को पानी में डालते हैं तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बन जाता है। चूँकि इसमें 2 यूनिट में ब्रेक हो रहा है तो इसलिए उसको डाइसैकराइड कहा जाता है। सारे मोनोसैकराइड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? ओलिगोसैकराइड बनाने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे ओलिगोसैकराइड है। लैक्टोज को ही क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है। क्लियर है? मोनोसैकराइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड सेम वैसे ही है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और स्वीट टेस्ट के होते हैं, मीठे टेस्ट के होते हैं, चीनी जैसे मीठे टेस्ट का होता है। पॉलीसैकराइड, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मैंने जब इसको पानी में डाला जाता है तो बहुत सारे 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स मिलते हैं। जैसे स्टार्च एक हमारे पास पॉलीसैकराइड है, पानी में डालते हैं तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपको इसमें से मिल जाते हैं। इसलिए ये पॉलीमर्स, इनको हम कह सकते हैं, ये पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बने हैं। सेलुलोज एक पॉलीसैकराइड है, स्टार्च एक पॉलीसैकराइड है और ग्लाइकोजिन एक पॉलीसैकराइड है जिसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। इंसानों की, जानवरों के लीवर में, जिगर में होता है ये सारे अमरफस सॉलिड्स होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता और पानी में हल नहीं होता। आटा जैसे मिसाल मैंने दी उसकी। इस्तेमालात क्या है? सबसे पहले एनर्जी सोर्स, प्लांट को स्ट्रक्चर देते हैं। ये एक लीवर में स्टोर होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स ताकि आपको एनर्जी मिले। सक्रोज चीनी को खाने में इस्तेमाल करते हैं मीठा करने के लिए उसको। सेलुलोज पालक में, साग में होता है ताकि डाइजेशन में मदद मिले। सेलुलोज
यही सेलुलोज कागज़ को बनाने में इस्तेमाल होता है और कपड़े को बनाने में इस्तेमाल, कॉटन में चूँकि सेलुलोज होता है। और इसी सेलुलोज से हम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बनाते हैं, शराब बनाते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू, जो बड़ी क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है?